यह कहानी जनक की है, एक मासूम सी लड़की जिसकी दुनिया अचानक बिखर जाती है। उसकी मां का अचानक देहांत हो जाता है और वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करती है। वह गहरे दुख में डूबी हुई है और हर उस चेहरे में अपनी मां की तलाश करती है जिसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। शुरुआत में अदिति, जो हमेशा से माहौल गर्म करने के लिए जानी जाती है, जनक से कहती है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर जनक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलकता है। वह रोते हुए कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप मजाक कर रही हैं ना। लेकिन अदिति उसे डांटते हुए कहती है कि कोई किसी की मौत का मजाक नहीं बनाता। उसकी बातें जनक के दिल पर मानो किसी ने जहर घोल दिया हो। उसे अपने गांव की याद आती है, जहां वह अपनी मां के साथ हंसती खेलती थी। अब उस गांव में जाना और अपनी मां को न पाना उसके लिए असहनीय है। अदिति बताती है कि पराशर जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि जनक की मां का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अब उसे जाकर अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। जनक बार बार पूछती है कि क्या यह सच है। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि जनक को यह खबर नहीं देनी चाहिए वरना उसे तनाव होगा। लेकिन जनक का दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। वह गुस्से में चिल्लाती है कि डॉक्टर को छोड़िए, मुझे मेरी मां के बारे में बताना चाहिए था। वह कहती है कि उसकी मां ही उसका एकमात्र सहारा थी, जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करती है। वह रोते रोते लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। तभी पुतुल और मुखिया जी उसे संभालते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि वह अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। लेकिन परिवार के अन्य लोग बेरुखी से उसका दुख देखने लगते हैं। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि ऋषि की पत्नी भी ताने मारती है कि इस घर में किसी को इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। मुखिया जी कई बार समझाते हैं कि दुख की घड़ी में साथ देना इंसानियत का तकाजा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। परिवार के लोग कहते हैं कि वह जितनी जल्दी गांव चली जाए उतना अच्छा। अदिति अपनी तीखी बातें कहती है कि अगर उसे यहाँ रहना पड़ेगा तो उसे मेड बनकर रहना होगा। यह सुनकर सब नाराज हो उठते हैं। मुखिया जी उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि किसी की मां का देहांत होना और उसके रोने को तमाशा समझना गलत है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन पुलिस अचानक ऋषि के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करने की बात कहती है। घर में हड़कंप मच जाता है। कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। जनक की आंखों में डर और घबराहट साफ झलकती है। लेकिन पुतुल दीदी आगे बढ़कर कहती हैं कि वह खिचड़ी बनाकर जनक को देंगी ताकि उसका मन हल्का हो। फिर भी बाकी लोग ताने मारते रहते हैं। इसी बीच दरवाजे पर अनिरुद्ध आता है। उसका स्वागत करते हुए परिवार वाले कहते हैं कि वह बिना खाए नहीं जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध हाथ जोड़कर कहता है कि वह खास मकसद से आया है और उसके साथ जो चीज है वह केवल जनक के लिए है। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अनिरुद्ध बताता है कि जब किसी की मां का देहांत होता है तो हमारी परंपरा है कि हम कुछ देकर उसका दुख साझा करते हैं। वह जनक के लिए कुछ लेकर आया है। जनक को बुलाया जाता है। जैसे ही वह आती है, अनिरुद्ध की आंखें उस पर टिक जाती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिल गया हो। जनक की आंखों में दर्द और लाचारी साफ झलकती है। ऋषि खड़ा होकर उसे देखता है और उसके चेहरे पर माफी के भाव आते हैं। अनिरुद्ध समझाते हुए कहता है कि कुछ दुख हमें संभाल कर रखने चाहिए, हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। उसकी बातें जनक के दिल में उतरती हैं, लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। वहीं परिवार वाले अब भी उसके दर्द को समझने से कतराते हैं। तभी अदिति फिर से सच उजागर कर देती है कि उसकी मां अब नहीं रही। यह सुनते ही जनक की दुनिया हिल जाती है। वह बार बार ऋषि से पूछती है कि क्या यह सच है। ऋषि मजबूर होकर स्वीकार करता है कि डॉक्टर की सलाह पर उसने जनक को यह बात छुपाई थी। यह सुनते ही जनक टूट जाती है। उसके आंसू थमते नहीं। वह चिल्लाती है कि अगर यह सच था तो उसे क्यों नहीं बताया गया। कम से कम आखिरी बार अपनी मां से मिल तो सकती थी।
वह कहती है कि डॉक्टर की वजह से उसे उसकी मां से मिलने का मौका नहीं मिला। उसका गुस्सा और दर्द चरम पर होता है। घर में सबके सामने उसका रोना किसी को नहीं छूता। सभी लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। तभी मुखिया जी नाराज होकर परिवार वालों को समझाते हैं कि इंसानियत का मतलब क्या होता है। वह कहते हैं कि किसी के दुख को हल्के में लेना कितना गलत है, पर परिवार वाले बार बार यही कहते हैं कि उसे गांव भेज देना चाहिए। अंततः मुखिया जी कह देते हैं कि अभी उसे कहीं भेजना क्रूरता होगी। 10 दिन बाद वह खुद फैसला कर सकती है। इसी बीच अनिरुद्ध की आंखें भीग जाती हैं। उसे पहली बार जनक में वर्षों पहले खोया हुआ अपनापन दिखता है। जनक की हालत देखकर हर कोई समझ सकता है कि उसकी मां के जाने का दुख कितना गहरा है। यही सब मिलकर जनक की कहानी की शुरुआत बनते हैं, जिसमें उसका संघर्ष, उसका दर्द और उसका अकेलापन हर कदम पर सामने आता है। यही वह मोड़ है जो आगे की कहानी के लिए जमीन तैयार करता है, जहां हर पात्र की अपनी भूमिका है और हर क्षण एक नया राज खोलने को तैयार है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी थी। वह जनक को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। मन कर रहा था कि वह उसे गले लगा ले, कहे कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हालात ऐसे थे कि वह बस चुपचाप ताकता रहा। पुलिस अब भी दरवाजे पर खड़ी थी और ऋषि को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। तभी जनक ने खुद को संभाला। उसने दृढ़ कदमों से आगे बढ़कर पुलिस के सामने खड़ा होकर कहा कि ऋषि निर्दोष है, उसे कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि पुलिस एक पल के लिए ठिठक गई। घर वाले हैरान थे। जो लड़की अभी तक रोती हुई कमजोर लग रही थी, वही अब शेरनी की तरह खड़ी थी। उसने कहा, मैं अपनी मां को खो चुकी हूं, अब किसी और को नहीं खो सकती। ऋषि ने मेरी मदद की है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। पुलिस ने मामला देखा, थोड़ी देर सोचा और मुखिया जी के समर्थन तथा जनक की दृढ़ता के आगे पीछे हट गई। ऋषि बच गया, लेकिन घर का माहौल और बिगड़ गया। इसी बीच अदिति ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह लड़की अब कभी घर नहीं छोड़ पाएगी। पहले मेड बनकर आई थी, फिर पता चला कि यह ऋषि की पत्नी है। अब देखना यह घर छोड़कर जाएगी भी या नहीं। जनक की आंखों में चोट लगी, लेकिन वह चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में तूफान मच रहा था। पुतुल ने बीच में आकर कहा कि अदिति की बातों पर ध्यान मत दो, चाहो तो मैं खुद यह घर छोड़ दूं। पर जनक की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। ऋषि भी मजबूर खड़ा था। वह अदिति को डांटना चाहता था, पर हालात ने उसे रोक रखा था। रात को घर में शांति थी। जनक अपने कमरे में बैठी थी। बार बार उसके कानों में अदिति की बातें गूंज रही थीं। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह घर छोड़ देगी। आधी रात को जब सब सो गए, उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और निकल पड़ी। कदम भारी थे, आंखें नम थीं, दिल टूट रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। जाते जाते उसने ऋषि के लिए एक पत्र लिखा। उसने धन्यवाद दिया और माफी भी। लिखा कि वह बोझ नहीं बनना चाहती। सुबह होते होते वह एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वहां एक छोटा मंदिर था। उसने वहां जाकर भगवान से प्रार्थना की कि रास्ता दिखाए। इधर ऋषि उठकर जब जनक को अपने कमरे में नहीं पाया तो घबरा गया। पुतुल दीदी ने बताया कि जनक कमरे में नहीं है। ऋषि भागकर जनक के कमरे में गया और वहां जमीन पर पड़ा उसका पत्र पाया। पढ़कर वह सन्न रह गया। जनक ने लिखा था कि वह सबके लिए बोझ नहीं बनना चाहती और घर छोड़ रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत उसे खोजने निकल पड़ा। मुखिया जी और पुतुल भी उसके साथ चल पड़े। इधर अनिरुद्ध को जब नूतन का पत्र मिला तो वह स्तब्ध रह गया। उसमें लिखा था कि जनक उसका असली बच्चा है और अदिति उसकी और अर्शी की बेटी है। वह अवाक रह गया। पुराने दिन याद आने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी से सच छुपाया। इधर गांव में दादा भाई, इंदुमती और सुरजीत बात कर रहे थे। दादा भाई बोले कि उन्हें गर्व है कि ऋषि ने जनक का साथ दिया। इंदुमती ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुरजीत का मानना था कि जनक के परिवार को सच्चाई बतानी चाहिए ताकि ऋषि सुरक्षित रहे।
वहीं अर्शी ने ताना मारते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन अनिरुद्ध उसकी बातों को अनसुना कर जनक के बारे में सोच रहा था। उसी समय अंजू रानी और अनिरुद्ध की मां भी आ गईं। उन्होंने सच जानकर सबको बताया। माहौल भारी हो गया। अर्शी और अदिति के बीच भी तकरार शुरू हुई। अदिति ने साफ कहा कि वह ऋषि से प्यार करती है और अब उसे कभी नहीं छोड़ेगी। दोनों बहस में उलझ गईं। इधर मंदिर में जनक भगवान के सामने रो रही थी। तभी ऋषि, मुखिया जी और पुतुल वहां पहुंचे। उसे देखकर सब हैरान रह गए। जनक ने कहा कि वह उनके साथ नहीं जाएगी, वह बोझ नहीं बनना चाहती। ऋषि ने उसे समझाया कि वह उसकी पत्नी है और उसकी जिम्मेदारी है। तभी अनिरुद्ध भी वहां आ गया। उसने जनक को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह सुनकर सब सन्न रह गए। जनक को विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा यह मजाक है। अनिरुद्ध ने नूतन का पत्र दिखाया। उसमें साफ लिखा था कि जनक उसका असली बच्चा है। पत्र पढ़ते ही सबकी आंखें खुल गईं। जनक की दुनिया उलट गई। अब तक मां को खोने का दुख था, अब पिता की पहचान भी सामने थी। अनिरुद्ध ने आंसू भरी आंखों से जनक से माफी मांगी और कहा कि वह उसे अपनाना चाहता है। जनक ने धीरे धीरे विश्वास किया। ऋषि ने उसका हाथ थाम लिया। मुखिया जी और पुतुल ने भी उसे समझाया कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन साथ देने से सब आसान हो जाता है। घर लौटने पर अनिरुद्ध ने पूरे परिवार के सामने सच बताया। अर्शी टूट गई, अदिति हैरान रह गई। लेकिन धीरे धीरे सबने जनक को अपना लिया। अर्शी ने उसे बेटी मान लिया और अदिति ने बहन। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बेटियों को प्यार दिया। ऋषि और जनक का रिश्ता और मजबूत हुआ। जनक ने अपनी पढ़ाई पूरी की, सपनों की ओर बढ़ी। अदिति ने करियर पर ध्यान दिया। समय के साथ सबने मुश्किलों का सामना किया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे दर्द, संघर्ष और सच्चाई से रिश्ते मजबूत होते हैं। जनक ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ मासूम नहीं बल्कि मजबूत और साहसी है। उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की, जहां प्यार, अपनापन और खुशियां उसका इंतजार कर रही थीं। आगे की कहानी में और भी मोड़ आने वाले हैं, लेकिन जनक की जिजीविषा और हिम्मत ने उसे एक नई राह दिखाई है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और साथ देने वाले रिश्ते जीवन में सबसे बड़ी ताकत होते हैं।